हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, एमपीपीएससी, यूपीएससी और जितने भी और भी पीएससी हैं, उन सभी के लिए एम लक्ष्मीकांत के एकदम क्रिस्प नोट्स, इससे और ज़्यादा क्रिस्प नहीं हो सकते। ये आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। आप इसको एटलीस्ट एक बार पढ़ के जाइए। अगर आप सभी के लिए काम में आएगा तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। तो 1934 में हमारे इंडिया की एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने की बात रखी गई थी। जो सबसे पहले जिन्होंने ये बात रखी थी वो कौन थे? एम एन रॉय जी थे, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा सबसे पहले ऑफिशियली डिमांड की गई किसकी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए। 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने एक ऐसे फ्रेमवर्क बनाने की बात करी जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण करेगा, और किसके बेसिस पे? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होती है? जो भी लोग 18 प्लस एज के होते हैं उनको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोला जाता है। 1940 में अगस्त ऑफर आया। अगस्त ऑफर लाने का कारण क्या था? कि ये जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में मदद करेगा। लेकिन हमारे यहाँ जो है इसको रिजेक्ट कर दिया गया। और इसमें अगस्त ऑफर को रिजेक्ट करने की एक बात और भी थी कि ये डोमिनियन स्टेटस देने की बात कर रहा था। हम लोगों को कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए था। 1942 में स्टैनफोर्ड क्रिप्स आए, जो कि कौन थे? ब्रिटिश कैबिनेट के एक मेंबर थे, जो ब्रिटिश इंडिया में नहीं थे, जो कि ब्रिटेन में थे, वहाँ के कैबिनेट के मेंबर थे। इनको इंडिया लाया गया था ताकि ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना सके जो कि इंडियंस इसको एक्सेप्ट कर लें। और ये बनाने भी कब वाले थे? वर्ल्ड वॉर के बाद में। इंडियंस ने कहा कि नहीं, हमको तुम्हारा बनाया हुआ कुछ भी नहीं चाहिए, हम खुद ही बना लेंगे, आप तो सिर्फ हमको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने के लिए हमको हक दे दीजिए बस। तो 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको हमें याद रखिएगा कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण हुआ था वो किस प्लान के तहत हुआ था? कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुआ था। और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो हमने बनाई थी वो पार्शली इलेक्टेड थी और पार्शली नॉमिनेटेड थी। पार्शली इलेक्टेड और पार्शली नॉमिनेटेड का मतलब क्या था? नॉमिनेटेड कौन लोग थे? जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स के राजा थे। तो प्रिंसली स्टेट्स के लोग थे वो थे। और इलेक्टेड कौन थे? जिनको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब जो कि हम लोग इलेक्ट कर रहे थे, आईएनसी और हमारी जो और भी जो भी कुछ पार्टियां थी उनके द्वारा जो इलेक्टेड जो मेंबर्स थे वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करने वाले थे। हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने वाले थे उसमें हम सभी को इक्वली अधिकार देने के पक्ष में थे, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन, क्रिश्चियन, एससी, एसटी और वुमेन सभी को बराबर हक दिया जाएगा, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो एक का नहीं था, ये सभी का था। 9 दिसंबर 1946 में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बन जाती है उसकी पहली मीटिंग रखी जाती है। एमपीपीएससी ये ऐसे सवाल कई बार पूछता हुआ है और आगे भी पूछ सकता है कि सबसे पहली मीटिंग कब हुई, दूसरी में क्या फ़ैसला लिया गया, तीसरी में क्या हुआ। तो 9 दिसंबर 1946 में पहली मीटिंग हुई। मुस्लिम लीग ने इस मीटिंग को बॉयकॉट कर दिया। हमारे इस जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी उसके जो चेयरपर्सन कौन थे? वो थे सचिंद्र सिन्हा, और ये इनको एक टेम्परेरी बनाया गया था। फिर जब हमारी फर्स्ट मीटिंग जब कंप्लीट हो गई, जो सेकंड मीटिंग हुई उसमें राजेंद्र प्रसाद जी को इसमें एज ए प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था। किसके प्रेसिडेंट? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट, ना कि इंडिया के प्रेसिडेंट। ये कब हुआ? 11 दिसंबर 1946 को। फर्स्ट मीटिंग कब थी हमारी? 9 दिसंबर 1946 को। इसमें वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी इलेक्टेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली, ना कि इंडिया। जो थर्ड मीटिंग हुई थी वो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा एमपीपीएससी ने इसको अब भी क्वेश्चन पूछा था पिछले 2 साल पहले कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पास हुआ था वो कौन से नंबर की मीटिंग में पास हुआ था। ये एमपीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है।
तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया गया। इसी को हम आज प्रीएम्बल के रूप में जानते हैं। यही था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को ही आज हम प्रीएम्बल बोलते हैं। 22 जनवरी 1946 को रिजोल्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया। 3 जून 1946 को लॉर्ड माउंटबेटन एक प्लान लेके आया जिसको माउंटबेटन प्लान बोलते हैं। इसी के तहत हमारे इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ था। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया, जिसने कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसको फुल्ली सोवरेन बॉडी बना दिया गया। फुल्ली सोवरेन मतलब अब जो इंडिया है वो किसी के भी इन्फ्लुएंस में आके फैसला नहीं लेगी। जो इंडियंस को हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए अच्छा लगेगा, हम वही फैसला लेंगे और उसी तरीके से हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा फैसला था। जो हमारा सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बना, उसमें जैसे कि हम जानते हैं कि फ़र्स्ट मीटिंग में तो हमारे राजेंद्र प्रसाद जी को प्रेसिडेंट बनाया गया, लेकिन जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली बनी उसके जो चेयरपर्सन कौन बनाए गए? जी.वी. मावलंकर जी। लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब जिसको आज हम अपनी लोकसभा कहते हैं, उसके सबसे फर्स्ट स्पीकर कौन बने? जी.वी. मावलंकर जी बने थे। और ये कब तक रहे? नवंबर 26, 1949 तक ये रहे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के और भी कई सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि इंडिया ने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप ले ली। कॉमनवेल्थ होता क्या है? कॉमनवेल्थ वो कंट्रीज़ होती हैं जो कि कभी ब्रिटिश कॉलोनीज़ रही हों, उन्हीं का एक ग्रुप को कॉमनवेल्थ कहा जाता है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भी आप नोटिस करेंगे सिर्फ वही कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं जो कभी ब्रिटिश कॉलोनीज़ रही होंगी, जिस पर कभी ब्रिटिशर्स का अधिकार होगा। फिर हमने 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट कर लिया। जनवरी 24, 1950 को हमने नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग दोनों को ही अडॉप्ट किया। राजेंद्र प्रसाद जी प्रेसिडेंट बन गए कौन से दिन? 24 जनवरी 1950 को हमने इनको एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट बोल रहा हूँ, हमने इनको चुना। फिर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उस समय जो तैयार हुआ, उसमें कब बन के तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर को ही बन के तैयार हो गया था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुत पहले ही घोषणा कर दी थी कि हम इसको 26 जो जनवरी है हमारी, वो हमारे कंट्री के लिए एक ऑस्पिशियस दिन था। तो फिर हमने जो हमारा गणतंत्रता दिवस है वो 26 जनवरी को मनाने का फ़ैसला लिया और इसी तारीख से हमारा जो संविधान है वो हमारे देश में लागू हुआ था। तो जब ये बना था तब क्या था? उसमें प्रीएम्बल उसका पार्ट था, 22 उसमें पार्ट थे, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। फिर सिटीजनशिप को लेके भी कई सारे इसमें आर्टिकल जोड़े गए कि कब किस समय तक इंडिया में आ जाएगा तो उसको ही इंडियन सिटीज़नशिप मिलेगी। इस तरीके से कई सारे प्रावधान उसमें जोड़े गए। मेजर कमिटीज़ में से भी क्वेश्चंस आते हैं, इन सभी कमिटीज़ को याद रखिएगा। इनके लीडर्स कौन कौन से? ड्राफ्टिंग कमेटी का तो जैसे कि हम सभी को बच्चों को भी पता रहता है कि बी आर अम्बेडकर जी इसके हेड थे। स्टेयरिंग कमेटी के राजेंद्र प्रसाद जी थे। यूनियन पावर कमेटी के जवाहरलाल नेहरू जी थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी के सरदार पटेल जी थे। सरदार पटेल जी का बहुत बड़ा योगदान है इंडिया को एक करने में, क्योंकि उस समय भोपाल, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहे थे और एक इसमें हैदराबाद भी था। ये सब लोग पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में आके ये पाकिस्तान में सम्मिलित होने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन पटेल जी ने इन सभी को इंडिया में सम्मिलित किया कैसे ना कैसे करके। तो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, जो उस ड्राफ्टिंग कमेटी के कब बनाई गई थी? 29 अगस्त 1947 बनाई गई थी और इसमें 7 मेंबर्स थे। सबसे पहले इसके हेड जो थे चेयरमैन वो बी आर अम्बेडकर जी थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्णमा स्वामी अय्यर थे
के एम मुंशी थे, सैयद मोहम्मद शाहदुल्ला थे, एन माधव राव, इनको बाद में बनाया गया था। इन्होंने रिप्लेस किसे किया था? बी एल मित्तर को, जिनकी डेथ हो गई थी। और टी टी कृष्णमाचारी, ये भी रिप्लेस किए गए थे। किसको रिप्लेस किया गया था? सॉरी, इनको रिप्लेस टी टी कृष्णमाचारी ने रिप्लेस किया था डी पी खेतान जी को, जो कि ख़त्म हो गए थे। तो इस तरीके से हमारा जो मेजर पार्ट थे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, वो यहाँ पर ख़त्म होते हैं। और इसमें से आप हर एक पॉइंट्स को याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।